एटीपी रैंकिंग में किस टेनिस खिलाड़ी को 68वीं रैंकिंग मिली है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमित नागल। एटीपी रैंकिंग में सुमित नागल टेनिस खिलाड़ी को 68वीं रैंकिंग मिली है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल 16 जुलाई 2024 को एटीपी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 68वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सुमित नागल को 5 स्थान का फायदा हुआ है। उनकी पिछली सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 71 थी। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्रीक्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशन स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, फरीदाबाद। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्रीक्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशन स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्रीक्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि यह सुविधा दुनिया भर में ऐसी 9वीं नेटवर्क प्रयोगशाला और पूरे एशिया में ऐसी पहली प्रयोगशाला होगी। IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान 20 अंक बढ़ाकर 7% कर दिया है। भारत ने कहा ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिनेवा। भारत ने जिनेवा में ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की है। भारत ने जिनेवा में ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की है। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया था। केंद्र सरकार ने BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। केंद्र सरकार ने BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रॉबर्ट जेरार्ड रवि को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुमन के बेरी। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया, जिसमें 4 पूर्णकालिक सदस्यों और भाजपा सहयोगियों सहित 15 केंद्रीय मंत्रियों को या तो पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे और अर्थशास्त्री सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोबर्टा मेत्सोला। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से रोबर्टा मेत्सोला को चुना गया है। रोबर्टा मेत्सोला को हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। मेत्सोला की नियुक्ति अगले 2.5 साल के लिए की गई है। मेत्सोला को नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा डाले गए 623 मतपत्रों में से 562 वोट हासिल हुए,
यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ के विधायी निकायों और उसके 7 संस्थानों में से एक है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यूजीसी। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में अस्मिता परियोजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वह किस देश के खिलाड़ी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जर्मनी। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वह जर्मनी देश के खिलाड़ी है। जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मुलर, जिनका अंतर्राष्ट्रीय करियर 14 साल का है, ने हाल ही में यूरो 2024 में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि यूरो 2024 में मेजबान जर्मनी क्वार्टर फाइनल में स्पेन विजेता से हार गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल पूरी दुनिया में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की संस्थापक संधि के दिवस को मान्यता देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 17 जुलाई 1998 रोम संविधि को अपनाने की सालगिरह का प्रतीक है। हाल ही में भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मार्शल द्वीप। हाल ही में भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए मार्शल द्वीप देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान भारत और मार्शल द्वीप समूह के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवा से निपटने में प्रशांत द्वीप समूह का समर्थन करने की भारत की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। डॉक्टर जयशंकर ने पुष्टि की कि प्रशांत द्वीप समूह महत्वपूर्ण महासागरीय देश हैं और उन्होंने उनके साथ भारत की साझेदारी को महत्व दिया। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 500 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित करने की पहल शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पोलैंड। जर्मनी, फ्रांस और इटली। हाल ही में पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली को यूरोपीय देश ने 500 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित करने की पहल शुरू की है। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन में 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलों को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपीय रक्षा अंतराल को दूर करने के उद्देश्य से इस समझौते पर उनके संबंधित रक्षा मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। हर वर्ष 17 जुलाई को दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह
और आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में 2024 के लिए भारत के विकास दर को पहले के 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल एटीपी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 68वें स्थान पर पहुंच गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशन स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 फीट पेश किया है। जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने 16 जुलाई 2024 को अपना आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के 2 प्रमुख MBA कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्य पुस्तकों के लेखन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है। पॉल कागमे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने उद्योग, कारखाने और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि वस्तु ई-कनेक्ट NARAC वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में मलेरिया का पहला टीका लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में 2024 के लिए भारत के विकास अनुमानों को पहले के 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। CPI के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्रीक्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया। सरकार द्वारा भारत के लिए ई-मोबिलिटी R&D रोडमैप जारी किया गया है। सरकार ने नीति आयोग की संरचना में संशोधन किया है। SI सर्वेक्षण में कहा गया कि मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर मंदिर के अवशेषों से बना है। यूपी सरकार कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय बढ़ाएगी। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 11 और 12 सितंबर को भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा लाइव सर्जिकल प्रदर्शन के साथ सौश्रुतम 2024 फीट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। फिलीपींस नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा। भारत की थोक मुद्रास्फीति दर 16 महीने के उच्चतम स्तर 3.36% पर पहुंच गई। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। इसमें सहयोगी दलों यानी NDA के वरिष्ठ मंत्रियों को भी जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष, सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। डॉक्टर VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पॉल और अरविंद वीरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह,
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का नाम शामिल है। इनके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। पिछली बार पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी विशेष आमंत्रित सदस्य थे, लेकिन इस बार इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन के साथ स्थापित किया गया था। नीति आयोग यानी नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसके कामों में 15 वर्षीय रोड मैप, 7 वर्षीय विजन रणनीति और कार्य योजना, अमृत, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा शिक्षा सुधार, कृषि सुधार शामिल हैं। नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता 8 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के फाउंडर सुभाष दांडेकर का निधन। प्रतिष्ठित स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के फाउंडर सुभाष दांडेकर का निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। वे जापानी कंपनी कोकुयो को अपना ब्रांड बेचने के बाद कोकुयो कैमलिन के मानद अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। सुभाष दांडेकर को लोग दादा साहेब दिगंबर दांडेकर के नाम से बुलाते थे। कैमलिन की स्थापना सन 1931 में 2 भाइयों डीपी दांडेकर और जीपी दांडेकर ने की थी। कंपनी को तब दांडेकर एंड कंपनी के नाम से जाना जाता था। कंपनी को 1946 में एक निजी कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। साल 1998 में इसे एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। 1960 में सुभाष दांडेकर के नेतृत्व में कंपनी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के अलावा आर्ट मटेरियल भी बनाने लगी और इसका नाम बदलकर कैमलिन कर दिया गया। 1988 में कंपनी का नाम कैमलिन लिमिटेड रखा गया। 2011 में एक प्रमुख जापानी स्टेशनरी निर्माता कोकुयो कंपनी ने कैमलिन में 50% से अधिक हिस्सेदारी खरीद ली। इस डील से भारत में कोकुयो प्रोडक्ट्स के एंट्री मिली। वहीं कैमलिन ने अन्य देशों में विस्तार किया। 2023 में भारत में बच्चों के टीकाकरणों की दर 2022 के मुकाबले कम। 16 जुलाई को जारी WHO यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में बच्चों के टीकाकरण की दर 2022 के मुकाबले कम रही। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते टीकाकरण दरों में तेजी से गिरावट आई थी। इसका असर 2021 में भी देखा गया था, लेकिन 2022 में टीकाकरण की दरों में सुधार दर्ज किया गया था। भारत उन देशों में शामिल है जहां शून्य खुराक पाने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि कोविड महामारी के बाद लगभग सभी टीकों के मामले में भारत ने वर्ष 2022 में अपनी टीकाकरण दरों में सुधार किया था। हालांकि साल 2023 में टीकाकरण की दरों में कमी आई है। 2 बीमारियों के विरुद्ध शून्य खुराक पाने वाले बच्चों वाले मामले में भारत उन देशों में शामिल हैं जहां ऐसे बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। साल 2023 में कोई टीका नहीं लगवाने वाले बच्चों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में है।
भारत के लगभग 16 लाख बच्चों को शून्य खुराक नहीं मिला है। ये नाइजीरिया के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां 21 लाख बच्चों को कोई टीका नहीं लगा था। 2022 में भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक 27.3 लाख शून्य खुराक वाले बच्चे दर्ज किए गए थे। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। पूर्व में इसे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड कहा जाता था। पोलैंड के डॉक्टर लुडविक रोशमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यूनिसेफ को साल 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, साल 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और साल 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला था। CSIR चीफ कलेसेल्वी को 2 साल का एक्सटेंशन मिला। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की डायरेक्टर जनरल नल्लाथम्बी कलेसेल्वी को मंगलवार 17 जुलाई को 2 वर्ष का सेवा विस्तार मिला है। इन्हें अगस्त 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। शेखर मांडे की रिटायर्ड होने के बाद कलेसेल्वी को CSIR का महानिदेशक बनाया गया था। कलेसेल्वी ने CSIR में उच्च पदों पर कार्य किया है। फरवरी 2019 में केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान यानी CSIR सिक्राई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक थीं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एक छोटे से शहर अम्बासामुद्रम की रहने वाली हैं। इनकी शोध रुचियों में लिथियम और उससे आगे की लिथियम बैटरी, सुपर कैपेसिटर और ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रोकैटालिटिक एप्लीकेशंस के लिए अपशिष्ट से बने इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल हैं। वे अभी व्यवहार्य सोडियम आयन लिथियम सल्फर बैटरी और सुपर कैपेसिटर के विकास में लगी हुई हैं। कलेसेल्वी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए राष्ट्रीय मिशन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके नाम 125 से अधिक शोध पत्र और 6 पेटेंट हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान है, जिसमें 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी परिसरों और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क शामिल है। इसकी स्थापना सितंबर 1942 में है और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। खांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुने गए पॉल कागामे। 16 जुलाई को पॉल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुने गए। रवांडा के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 99% वोट हासिल करके चौथी बार देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। 15 जुलाई 2024 को देर शाम तक 79% वोटों की गिनती हो चुकी थी। इससे पहले 2017 में हुए पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भी पॉल कागामे 99% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। 1994 में पॉल कागामे ने एक विद्रोही समूह के प्रमुख के रूप में देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया और सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। साल 1994 से 2000 तक देश के उपराष्ट्रपति थे। पॉल कागामे पहली बार साल 2000 में देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। 2015 में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष यानी अधिकतम 2 कार्यकाल का होगा। रवांडा पूर्वी मध्य अफ्रीका का एक देश है। इस देश को हजारों पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह उपसहारा अफ्रीकी क्षेत्र का हिस्सा है। इसकी राजधानी किगाली है और यहाँ की मुद्रा रवांडा फ्रैंक है। हेलो दोस्तों, तो आज है 18 जुलाई 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही और डेली करंट अफेयर की क्विज क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।